हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 5 के बारे में, दैट इज़ टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली। थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस तरह से वर्क करते हैं, उसका जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, और उसके अलावा उसमें जो कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज होते हैं वो किस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम दिखा सकते हैं वो हमने जाना। और स्केमेटिक डायग्राम जो है वो उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। और इसके अलावा हमने पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन प्लांट जो है अपनी इंडिया में क्यों ज़्यादातर तौर पर हम यूज़ करते हैं, लेकिन किस तरह से वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसकी वजह से आ रही है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो थर्मल एनर्जी जनरेशन प्लांट्स में किस तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज़ पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। In the power plant based on the nuclear energy also, steam turbine is used to rotate the generator। यहाँ पर एक बात ये आपको याद रखनी है, दो ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, फिर भी यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर आपको इसको अंडरलाइन करके लेना है, स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। हाउएवर हियर द एनर्जी इज रिलीज बाय द फिजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। लाइक कौन से दो एटम बताए हैं, जैसे कि यूरेनियम है और प्लूटोनियम। उन्होंने कौन से दो एटम बताए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम में, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये जो दो एटम्स हैं उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, तो एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। लेकिन एनर्जी जनरेट करने के लिए इन दो एटम्स का क्या करना पड़ता है, फिजन करना पड़ता है, यानी कि क्या, एक तरह से ब्रेक डाउन करना पड़ता है, न्यूक्लियर फिजन। इट इज़ यूज टू जनरेट अ स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अभी ये दो जो है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टीम जनरेट होने में हेल्प हो जाती है, स्टीम जनरेट हो जाती है, जिसका टेम्परेचर भी हाई रहता है और प्रेशर भी हाई रहता है। जैसे हमने पिछले थर्मल में भी पढ़ा था, टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा स्टीम का जो है वो हाई रहता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसमें ये जो है इम्पॉर्टेंट लाइन जो बताई गई है कुछ, द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टरबाइन। जो कुछ भी एनर्जी है स्टीम में वो क्या करती है, वो रोटेट करती है टरबाइन को, विच इन टर्न ड्राइव्स द जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी वजह से टरबाइन अगर एक बार रोटेट हो जाता है, जैसे आपको पता है, तो क्या हो जाता है, जनरेटर भी रोटेट होने लगता है। जनरेटर रोटेट होने लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट उन्होंने बताया है। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर निकाला गया है फ्लो चार्ट, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है प्रॉपरली। आपको पेंसिल से ये सारे बॉक्सेस बनाने हैं और पेन से उसमें आप लिख सकते हैं कि किस तरह से जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो इस पावर प्लांट में होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूक्लियर फिजन करना है तो जो कुछ भी यूरेनियम है या फिर प्लूटोनियम है, ऐसे एटम्स का हम न्यूक्लियस का क्या कर रहे हैं, फिजन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो उसमें उस केस में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, सिस्टम फॉर द स्टीम जनरेशन फ्रॉम द वाटर। अभी ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियर फिजन हो जाने के बाद सिस्टम फॉर द स्टीम जनरेशन फ्रॉम द वाटर, उसके लिए मतलब स्टीम जनरेट करने के लिए वाटर से एक सिस्टम चाहिए। जैसे कि पिछले इसमें हमने देखा था बॉयलर था वहाँ पर, तो उस तरह की कुछ सिस्टम चाहिए वाटर से क्या करनी, हमें स्टीम जनरेट करनी। थर्ड क्या हो जाएगा, स्टीम टरबाइन हम यहाँ पर ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि ये स्टीम जो जनरेट हुई है तो वो हम क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन के ऊपर से छोड़ेंगे तो स्टीम टरबाइन रोटेट हो जाएगा, और जैसे ही स्टीम टरबाइन रोटेट होता है जनरेटर रोटेट हो जाएगा, और जनरेटर रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्यूल, अभी यहाँ पर फ्यूल जो है, जैसे मैंने बताया आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए दो ही फ्यूल के नाम आपको याद रखने हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये दो जो है फ्यूल, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एंड स्टीम टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है, स्टीम टरबाइन में आपको पता है जैसे थर्मल में था, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू द वाटर, एक ऐसी भी सिस्टम रहती है कंडेंसर की हेल्प से हम वो क्या करते हैं, जितनी भी स्टीम है जो अभी पास हो गई है किससे, टरबाइन के ऊपर से, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर से, जैसे ही वो स्टीम पास हो जाती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली, तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो वो स्टीम हम क्या करते हैं, फिर से वाटर में उसको कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह से ये वाटर का रिसाइकलिंग भी होते रहता है। स्टीम से फिर से वाटर बन जाता है, फिर से उस वाटर की स्टीम बनाई जाती है, फिर से वो स्टीम जो है वो टरबाइन पर छोड़ी जाती है। इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती रहती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही आसानी से हम इस माध्यम से न्यूक्लियर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने दिया है, दस हियर द न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन किस में किया जाता है, तो थर्मल एनर्जी में किया जाता है। अभी थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अभी ये एनर्जी का एक्सचेंज जो है, यहाँ पर आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके लेनी है किस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तब आपको ये लिखना है। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि किस तरह से आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से बॉयलर में रखा हुआ पानी जो है वो गर्म हो रहा है। सो थर्मल एनर्जी में पहले कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। थर्मल एनर्जी का यूज़ किस लिए किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम। अभी जैसे ही थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो जाता है, जो वाटर है वो वाटर गर्म हो जाता है, और वाटर एक बार गर्म होने के बाद उसमें से क्या आती है, स्टीम आने लगती है। जो क्या है, स्टीम में कौन सी एनर्जी रहती है, स्टीम इज फ्लोइंग, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी स्टीम में रहती है। वो काइनेटिक एनर्जी स्टीम की कहाँ पर दी जाती है, तो टरबाइन के ऊपर से वो स्टीम पास होने वाली है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली टरबाइन को मिलने वाली है, और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मिलेगी, सो क्या हो जाएगा, टरबाइन रोटेट हो जाएगा। अल्टीमेटली जैसे आपको पता है कि क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो इस तरह से आपको ये एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पर दिया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया ऊपर, सो न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन थर्मल एनर्जी में होता है, थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी जो है टरबाइन की वो किसमें कन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो जैसे ही यहाँ पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो यूरेनियम 236 जो एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, तो उसका कन्वर्जन बैरियम एंड क्रिप्टॉन तो तैयार हो जाते हैं उससे, और प्रोसेस ऑफ फिजन की वजह से, और रिलीजिंग द 3 न्यूट्रॉन जो हैं, एंड 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ये एनर्जी का यूनिट यहाँ पर बताया है, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सो ये जो है यूनिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 200 MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट,
तो यहाँ पर ये यूनिट बताया है उन्होंने 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सो इलेक्ट्रोवोल्ट यानी कि जो एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है एज़ कंपेयर टू एनी केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन होती तो इसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती, लेकिन ये जो है इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है हर एक इसमें। सो व्हेन द न्यूट्रॉन इज़ बम्बार्डेड, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट जैसे ही होता है, सो किस पर होता है तो यूरेनियम 235 पर होता है। तो यूरेनियम 235 का जो कन्वर्जन है तो वो यूरेनियम 235 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन सारे और कन्वर्ट कर देता है उसको आइसोटोप्स में। आइसोटोप यूरेनियम 236 में कन्वर्जन होता है। 236 जैसे ही फॉर्म हो जाता है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल होने की वजह से उसमें से क्या हो जाते हैं, दो एटम्स तैयार हो जाते हैं, बैरियम एंड क्रिप्टॉन रिलीज़ हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं वो बैरियम एंड क्रिप्टॉन में। और बैरियम एंड क्रिप्टॉन ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियस का। और उसमें से 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है वो एनर्जी भी उसमें से रिलीज़ हो जाती है। ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं जनरेट जो हो चुके हैं इस प्रोसेस में, ये क्या करते हैं, फिर से 3 जो यूरेनियम हैं, यूरेनियम 235 एटम्स, तो उनका जो है वो फिजन करने लगते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो बढ़ती रहती है और ट्रिमेंडस अमाउंट में, बहुत सारे अमाउंट में जो है वो एनर्जी जो है इसमें जनरेट होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी थ्रू द फिजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियाई। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो जनरेशन होती है तो यूरेनियम न्यूक्लियाई की वजह से होती है। यूरेनियम का न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो जिसे कहा जाता है, तो उसका फिजन हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है। दिस प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ अ यूरेनियम 235 एटम कंटिन्यूज एंड इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। और ये जो प्रोसेस है यूरेनियम 235 का फिजन होने की प्रोसेस, मतलब यूरेनियम 235 का कन्वर्जन 236 में होता है, फिर से बैरियम क्रिप्टॉन बनेंगे, फिर से न्यूट्रॉन जो है 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये जो है ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस होती जाती है और इस वजह से इसको क्या कहा है, चेन रिएक्शन कहा है। ये क्या है, चेन रिएक्शन है। एक बार ये रिएक्शन शुरू हो गई तो ये कंटिन्यू वैसे ही चलती रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती रहती है। सो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रिजल्ट इन अ रिलीज ऑफ द थर्मल एनर्जी। लेकिन हमें क्या करना है, इसका यूज़ एनर्जी जनरेशन के लिए करना है, थर्मल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना है। इस वजह से ये जो कुछ भी एनर्जी है जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो वो किस तरह की एनर्जी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए उस रिएक्शन पर, क्योंकि वो रिएक्शन अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो चांसेस भी रहते हैं कि वो रिएक्शन की वजह से वो रिएक्टर जो है वो फट सकता है। सो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल चेन रिएक्शन होना ज़रूरी है, उन्होंने कहा है, ताकि वो हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकें, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, विच इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। इस वजह से ये थर्मल एनर्जी बाद में हमको पता है जैसे कि थर्मल एनर्जी का यूज़ करके ही हम क्या करने वाले हैं, स्टीम जनरेट करने वाले हैं वाटर से, और स्टीम जैसे ही जनरेट होगी तो वो टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये थर्मल एनर्जी का यूज़ ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमें न्यूक्लियर फिजन करना पड़ रहा है। न्यूक्लियस से जो यूरेनियम जैसे है या फिर प्लूटोनियम है, उनसे जो है वो एनर्जी लेनी पड़ रही है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इस तरह से कुछ डायग्राम दिए हैं आपको। तो न्यूक्लियर फिजन दैट इज चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेन रिएक्शन में न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है। न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और 235 का कन्वर्जन पहले किस में क्यों हो गया है, 236 में हो गया है। 236 में कन्वर्जन होने के बाद बैरियम यहाँ पर दिख रहा है आपको, बैरियम हो रहा है और ये क्रिप्टॉन जो है वो तैयार हो चुका है, क्रिप्टॉन, और उसके साथ ये 3 जो हैं वो न्यूट्रॉन भी यहाँ पर तैयार होते हुए दिख रहे हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट हो चुकी है।
तो वो जो रिएक्शन है, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्डमेंट हो जाएगा 235 पर, फिर से उसका 236 में कन्वर्जन हो जाएगा फिर से। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चालू रहती है। चेन रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती रहती है। तो ये चेन रिएक्शन कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड में आपको ये कंप्लीट करने के लिए टेबल दिया है। यहाँ पर प्लेस नेम दिया रखा है और यहाँ पर प्लेसेस के नाम दिए हैं, जैसे कि कुंदनकुलम करके है प्लेस, या फिर तारापुर है, रावत भाटा है, या फिर कैगा है। तो उनके स्टेट्स लिखने हैं आपको और उनकी कैपेसिटी जो है वो कितने मेगावाट तक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको स्केमेटिक डायग्राम जो है वो बताई है। स्केमेटिक डायग्राम किस तरह से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में निकाल सकते हैं। तो स्केमेटिक डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। स्केमेटिक डायग्राम्स के चलिए देखते हैं, पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पर कंट्रोल पॉड दिखाई दे रहा है, पंप दिखाई दे रहे हैं, बॉयलर है, बॉयलर में पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक पंप लगा है, ये जो है बॉयलर का पानी उसकी स्टीम हो जाएगी। स्टीम कहाँ पर गिर रही है, तो इस टरबाइन पर गिर रही है। टरबाइन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। टरबाइन रोटेट होने की वजह से ये जनरेटर रोटेट होगा और जनरेटर जैसे ही रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये जो टरबाइन है साइमल्टेनियसली यहाँ पर दिख रहा है आपको कंडेंसर बिठाया है। सो वार्म वाटर जो है वो उसका फिर से कूलिंग टावर में जाके ये क्या हो जाएगी, स्टीम का कन्वर्जन किस में किया जाएगा, वाटर में किया जाएगा, और वही वाटर फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्केमेटिक डायग्राम यहाँ पर आपको बताए हैं। तो ये स्केमेटिक डायग्राम्स भी आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो स्केमेटिक डायग्राम की प्रिपरेशन भी आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। A nuclear power plant does not use a fossil fuel like a coal. Therefore, problems like air pollution do not arise. न्यूक्लियर पावर प्लांट में कभी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि कोल है। जैसे हम थर्मल एनर्जी पावर जनरेशन प्लांट के बारे में उसका कोल का इस्तेमाल करते थे। कोल की हेल्प से हम जो है बॉयलर का पानी जो है वो गर्म करते थे और स्टीम टरबाइन जो है वो रोटेट करते थे। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस तरह का किसी भी तरह का फॉसिल फ्यूल हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। सो ये अच्छी बात है उसमें। सो देयरफॉर प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन डू नॉट अराइज। इस वजह से एयर पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर पैदा नहीं होते। एयर पोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स इस केस में आपको दिखाई नहीं देंगे। आल्सो इफ़ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज़ अवेलेबल, सफिशिएंट अगर अपने पास न्यूक्लियर फ्यूल है, सो दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या हो सकता है, एक अच्छा सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हाउएवर देयर आर द फ्यू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ अ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अब हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि अपनी कंट्री में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी हेल्प से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, चलिए देखते हैं। सो हम क्यों ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो यूज़ नहीं करते अपनी कंट्री में ज़्यादातर तौर पर, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 2 प्रॉब्लम उन्होंने बताए हैं। सो उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, जैसे द प्रोडक्ट्स आफ्टर द फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर आल्सो रेडियो एक्टिव। ये जो हम न्यूक्लियर का फिजन कर रहे हैं, सो न्यूक्लियर फिजन में से जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं तो वो क्या है, वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है एंड इमिट अ हार्मफुल रेडिएशन। उनसे भी एक हार्मफुल रेडिएशन जो है वो निकलते हैं। सो द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर वेस्ट। और ये जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं, उनको न्यूक्लियर वेस्ट कहा जाता है। एंड हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज़ अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। अभी तक हमें इसके ऊपर कुछ रेमेडी नहीं मिली है या फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट हम किस तरह से डिस्पोज कर सके। तो ये एक साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जितने भी बाय प्रोडक्ट इसमें से तैयार हो जाएंगे तो उनको हमें डिस्पोज तो करना पड़ेगा, लेकिन डिस्पोज कहाँ करें, पानी में छोड़ेंगे तो न्यूक्लियर वेस्ट है तो इसकी वजह से पानी का पोल्यूशन हो सकता है। सॉइल में अगर डंप करते हैं तो सॉइल पोल्यूट हो सकती है।
एयर में उसके रेडियो एक्टिव या फिर रेडिएशन फैल गए तो एयर का पोल्यूशन हो सकता है। इस वजह से ये जो है प्रोडक्ट जो हैं न्यूक्लियर फ्यूल के तो इतने हार्मफुल हैं, तो उनका जो डिस्पोज करना है उनको, तो उनका डिस्पोजल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, सो नेक्स्ट जो यहाँ पर चैलेंज है सेकंड नंबर, एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फेटल। अगर इसमें बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मतलब रिएक्टर में रिएक्शन चालू है और सपोज़ ये ह्यूमन नेचर है कि वहाँ पर रिएक्टर का बटन जो है वो स्विच जो है वो बंद करना ही भूल गए, वो रिएक्शन वैसे ही चालू है, तो रिएक्टर क्या हो सकता है, फट सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ के मर सकते हैं। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट में रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। और जितने भी रेडिएशन वहाँ पर मतलब उस रिएक्टर फटने के बाद फैल जाएंगे और उस कंपनी में या फिर पर्टिकुलर फैक्ट्री में ही नहीं, ताकि वो रेडिएशन जो है वो बाहर भी एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये सारा जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है किस तरह से भी, तो वो क्या है सबसे फेटल है। वहाँ के लोग तो डेथ उनकी कंफर्म है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर ऐसा कुछ हो जाता है हादसा, तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं तो वो सबसे पहले अफेक्ट हो जाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है, या फिर वो जो है उसके बाद वो जो रेडिएशंस हैं वो नेचर में या फिर एनवायरनमेंट में भी फैल सकते हैं। तो ये खतरे जो हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करने में है। तो ये जो दो बड़े प्रॉब्लम हैं और उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये जो प्रॉब्लम्स है तो वो हमें देखने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हमने इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानकारी, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस तरह से उसमें एनर्जी जनरेशन होता है, किस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है, और स्कीमेटिक डायग्राम्स के बारे में भी हमने जानकारी ली। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ करने में कौन से प्रॉब्लम जो हैं हमें फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।